हेलो गाइज, आज के स्पिता पहचान क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ तिगंत भाग 1 क्लास 11th बिहार बोर्ड काव्य खंड में यानी कविता संग्रह में पाठ 8 बहुत दिनों के बाद, जो नागार्जुन द्वारा लिखित एक चर्चित कविता है। आज के इस क्लास में हम देखेंगे कवि परिचय, उसके बाद काव्य यानी कविता परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कवि परिचय से। जैसा कि आपके पाठ्य पुस्तक पे वर्णित है और इनका नागार्जुन जी का पूरा परिचय भी उसमें दिया हुआ है, तो अलग से मुझे कुछ स्पेशल बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक उपलब्ध होगा तो आपको सारी जानकारी, इनका पूरा परिचय आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इनका जन्म 1911 और निधन 5 नवंबर 1998 में हुआ था। इनका जन्म स्थान ग्राम तरौनी, जिला दरभंगा, बिहार। इनका मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र जी था और इनका साहित्यिक नाम नागार्जुन और यात्री। इन्होंने मैथिली साहित्य और हिंदी साहित्य दोनों में लेखनी की। हिंदी में ये नागार्जुन के नाम से जाने जाते हैं और मैथिली साहित्य में ये यात्री के नाम से जाने जाते हैं। इनकी शिक्षा परंपरागत प्राचीन पद्धति से संस्कृत की शिक्षा। इनकी जो अभिरुचि थी घुमक्कड़ी, राजनीति और जन मुक्ति के आंदोलनों और संघर्षों में सक्रिय रचनात्मक भागीदारी। ठीक है। इन्हें बहुत सारे सम्मान भी प्राप्त हुए। मैथिली काव्य संग्रह पत्रहीन नग्नगाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से भी इन्हें पुरस्कृत किया गया और बिहार का शिखर सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियां देख लीजिए: युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां आदि आदि। आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी कि ये आधुनिक हिंदी साहित्य के, हमारा हिंदी साहित्य मुख्यतः 4 कालों में बटा है। मैंने पहले भी आपको बताया है। आपका आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो ये आधुनिक हिंदी साहित्य के, आधुनिक काल के साहित्य के प्रगतिवाद, उसी का नाम प्रगतिशील धारा है, इसके प्रमुख रचनाकारों में एक थे। और आपको ये भी पता है कि आधुनिक काल आने के बाद ही हिंदी हमारे सही रूप में दिखाई पड़ती है। इन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है, इसका सम्मान भी उन्हें प्राप्त है। और इन्होंने कविता, कथा, साहित्य में समान रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नागार्जुन की जो ख्याति है भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भी है। और इनकी एक और पहचान, ये स्वाधीन भारत के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो इनकी महत्वपूर्ण जानकारी आपके एग्जाम से संबंधित हमने आपको दी। अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो इनकी पूरी जानकारी आप देख लीजिएगा। और यह जो कविता है, जिनका संपादन डॉक्टर नामवर सिंह जी ने किया, यानी डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा संपादित प्रतिनिधि कविताएं नामक संकलन से ली गई है। यानी यह कहाँ से संकलित है? प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य संग्रह से। ठीक है, बहुत दिनों के बाद। और यह जो कविता है, हमने परिचय में देखा कि ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे और ठेठपन इनमें था। और इनका जो मिथिला के निवासी थे, ये मिथिला तरौनी गांव, जिला दरभंगा, जो मिथिलांचल का प्रमुख क्षेत्र है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। तो इन्हें अपने गांव से बहुत प्रेम था, बहुत ज़्यादा। सबको होता है अपने जन्म स्थान से। तो इन्होंने अपनी कविता कहानियों में और उनको बहुत स्थान दिया, क्योंकि ये भावुक कवि थे, भावुक रचनाकार थे। इसीलिए बहुत ही भाव से ये अपने किसी क्षेत्र से जुड़ जाते थे। और जहाँ जन्म स्थान था वहाँ से जुड़ना तो स्वाभाविक है, और वहाँ से भावुक रूप से जुड़ना भी उनकी मतलब की जीवन की सार्थकता है। इन्होंने बहुत ही भावपूर्ण ढंग से इस कविता में अपने मिथिलांचल का वर्णन किया है, गवई रूप का वर्णन किया है कि बहुत दिनों के बाद इनको यह मौका मिला कि ये गांव में आए और बचपन के दिनों की या बहुत दिनों के बाद उन्होंने गांव के उन स्वाद का मतलब कि एहसास किया
उस चीज को देखा जिसके लिए वो हमेशा से ललायित रहते थे, मतलब ललचते रहते थे। तो चलिए कविता के माध्यम से हम इसे देखें। बहुत दिनों के बाद, देखिए उनके और इनके काव्य की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो एक आधुनिक कविता में तो एक ऐसे ही सीधे सीधे शब्दों का वर्णन होता है, और इनकी जो कविताएं हैं छोटे छोटे वाक्यों में एकदम साधारण भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जो आप आराम से उसे समझ सकते हैं, और उसमें बहुत ही मतलब एक आनंदपूर्ण वाला माहौल भी होता है। तो देखिए, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद उन्हें गांव जाने का मौका मिला और गांव की पगडंडी में घूमने का मौका मिला, तो वही अपने मन की भावनाओं को वह अपने कविता के माध्यम से अंकित कर रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद मैंने पकी हुई सुनहली फसलों को देखा और उसकी मुस्कान को देखा। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद, और उन्हें बहुत दिनों के बाद ये मौका मिला। उन्होंने धान कूटते हुए का जो स्वर, आज भी गांव में ये परंपरा है कि आज भी चूड़ा कूटने के लिए और या फिर बहुत सारे मतलब कि पर्व त्योहार में जो लोग चावल तैयार करते हैं वो घर में ही तैयार किया जाता है, कूट कर, यानी ओखल में मूसली के द्वारा उसे कूट कर तैयार किया जाता है। तो वही वो बता रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद मैं जी भर कर, यानी मैंने अच्छे से देखा धान कूटती किशोरियों के कोकिल कंठी तान को। और गांव में जब कोई काम किया जाता है, धान कूटने का हो या फिर जाता चलाने का हो या फिर आप खेत में रोपनी करने का हो, तो महिलाएं गान करती है, गीत गाती हैं, जो गांव से संबंधित गीत होते हैं या पर्व त्योहार से संबंधित गीत होते हैं उसे गाती हैं। तो वही धान कूटते समय किशोरियां गान कर रही है और वो उनको बहुत मधुर लगता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो कोकिल कंठी हो, कोयल की तो समान एकदम सुंदर वाणी वाली हो, और उनकी तान उन्होंने बहुत दिनों बाद सुनी। आगे देखिए, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौल सिरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद, और वहाँ पर दरभंगा में अपने गांव में मौलसेरी फूल, जो कि एक बड़ा फूल होता है, बड़ा पेड़ होता है जिसमें छोटे छोटे खुशबू वाले फूल होते हैं और जिसकी सुगंध हवा में चारों तरफ फैलती है। बहुत सुंदर मतलब वो फूल होता है, बहुत खुशबूदार भी होता है। तो उसके बारे में वर्णित करते हुए कवि कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद मैंने उस फूल को सूंघा, उसकी खुशबू का स्वाद मतलब लिया और मतलब मुग्ध हुआ, यानी मैंने उस फूल को सूंघा और ताजे ताजे फूल नहीं, ढेर ढेर सारे ताजे ताजे फूल को मैंने देखा और उसके खुशबू को सूंघा बहुत दिनों के बाद। आगे देखिए, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद, यानी अपने गांव के से जो प्रेम का उनका भाव है उसे वह वर्णित कर रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद अपने गांव की पगडंडी पे मैं घूमा और वह उनके लिए कैसी है, चंदन के वर्ण वाली है, चंदन के रंग वाली वह धूल है। यह ऐसा वर्णित करना उनको अपने गांव के प्रति एक प्रेम का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है उनके हृदय में। उनके गांव की पगडंडियां उनके लिए बहुत महत्व रखती है। वह गवई है, गवई पगडंडी है, लेकिन उन्होंने उसे चंदन वर्णी से संबोधित किया है और उसे सम्मान दिया है, यानी उन्हें अपने गांव के गली गलियारे खेतों पगडंडियों से बहुत ही प्रेम है। उसी भाव को वो अपनी कविता में दर्शित कर रहे हैं। आगे देखिए, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर तालम खाना खाया गन्ने चूसे जी भर। तालम खाना एक प्रकार का ये ड्राई फ्रूट होता है, सूखे मेवे जिसको बोलते हैं हम, तो उसके बारे में वो वर्णन कर रहे हैं। ये तालम खाना जो ये ड्राई फ्रूट है, जो मेवे हैं, ये मिथिलांचल में उगाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का मेवा होता है। ठीक है, उसका वर्णन ये कर रहे हैं अपने कविता में कि बहुत दिनों के बाद जब मैं गया तो मैंने तालम खाने का भी स्वाद चखा और जी भरकर गन्ने भी चूसे। ठीक है, बहुत जी भरकर उन्हें मौका मिला और अपनी खुशी का भी वर्णन हुआ
अपने कर रहे हैं, इनसे उनकी खुशी का भी वर्णन दिखाई पड़ रहा है बहुत दिनों के बाद। आगे की अंतिम पंक्तियाँ, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे। बहुत दिनों के बाद उन्होंने क्या भोगे? गंध, रूप, रस, शब्द, स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर बहुत दिनों के बाद। यानी वहाँ पर गांव में गंध तो उन्होंने देखा ही, फूलों के, मौलसेरी के फूलों के माध्यम से। रूप भी देखा किशोरियों का, गांव के लोगों का। और क्या कर, रस भी उन्होंने लिया, यानी कि उनके प्रेम का रस, खाने का रस नहीं, स्पर्श यानी प्रेम का स्पर्श भी उन्होंने देखा। पगडंडी पे जो चले और लोगों से जो मिले वो स्पर्श भी उन्हें प्राप्त हुआ। बहुतों का साथ उन्हें प्राप्त हुआ जिनसे उनका स्नेहिल रिश्ता है। ये उन्होंने बहुत दिन बाद इसको जिया और जिससे उन्हें बहुत प्रेम था। तो अपने गांव की यादों को समेटते हुए उन्होंने अपनी कविता में बहुत ही सुंदर इसका वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो बहुत ही सुंदर ये कविता, बहुत ही मनमोहक और अपने जन्म स्थान, अपने गांव के प्रति समर्पित प्रेम को और उनसे मतलब कि वहाँ से लोगों को, वहाँ की चीज़ों से प्रेम का मतलब स्वरूप इस कविता में उन्होंने अपने कविता के माध्यम से इसे दिखाया, जो कि बहुत ही सुंदर है। सभी को अपने गांव से, जन्मस्थान से ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। तो ये पूरी कविता हमने देखी। ये इसके बाद हम प्रश्न उत्तर अभ्यास को देखेंगे अगले वीडियो में। इसके अभ्यास के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। तो आज तक के लिए इतना ही। बाय।